भारतीय आपको बोलूंगी। अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां। अर्थव्यवस्था की क्या क्या चुनौतियां हैं? आज भारत की चुनौतियों में क्या क्या चीजें हैं? तो आप देखेंगे यहाँ पे निर्धनता भी है, ग्रामीण भारत का विकास भी है, आधारिक संरचना का निर्माण, ये प्रमुख चुनौतियां हैं। ठीक है। 100 करोड़ लोगों की शक्ति से संपन्न राष्ट्र है, मानव पूंजी हमारी एक बड़ी संपत्ति है। जनसंख्या लाभांश की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती भाई? किसी को पता है क्या? रोजगार। शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। इनका स्वास्थ्य। विश्व की बहुत बड़ी आबादी, युवाओं की बहुत बड़ी आबादी भारत में निवास करती है। इसके बावजूद भारत में जनसंख्या लाभांश बहुत छोटा सा प्रतिशत के रूप में सामने खड़ा है। उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण भी यही है, गरीबी है। गरीबी के नाते लोग पढ़ा नहीं पाते अपने बच्चों को, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, उनका स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते हैं, कुपोषण के मारे हो जाते हैं, और है ना, जिसकी वजह से उनका विकास नहीं हो पाता, वो रोजगार में भी अपना योगदान नहीं दे पाते हैं। हमने आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाया था कि उसमें हमने जो बताया था आप लोगों को कि जब एक तो है कि जो पढ़े लिखे हैं लेकिन कुशल नहीं है, तो वो जॉब नहीं पाते हैं। एक वो भी हैं जो पढ़े लिखे तो हैं अच्छे खासी स्थिति में, लेकिन फिर भी वो घर में बैठे हैं। उस स्थिति को क्या बोलेंगे? जैसे ये वाला चैप्टर रहा है, किन किन चीजों की जरूरत है, सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या होती हैं मानव पूंजी निर्माण के लिए? शिक्षा। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य। ठीक है। स्वास्थ्य। फिर हमने ये भी पढ़ा था, मानव पूंजी निर्माण के होने के बावजूद भी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग बेरोजगारी का दंश झेलता है। क्या किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उस देश में मानव पूंजी निर्माण का होना जरूरी है? एक ये भी टॉपिक उसमें पढ़ लिए थे हम लोग। चलो, 100 करोड़ लोगों की शक्ति से संपन्न राष्ट्र, मानव पूंजी हमारी एक बड़ी संपत्ति है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य में निवेश जरूरी है। हमें रोजगार के स्वरूप को समझने की, देश में और अधिक रोजगार के अवसर के सृजन की जरूरत है। हम विकास के निहितार्थों को भी अपने पर्यावरण धारणी विकास की मांग के संदर्भ में देखेंगे। इन मुद्दों को सुलझाने के क्रम में सरकार की नीतियों का आलोचनात्मक आकलन भी किए जाने की जरूरत है। हम बार बार बोलते हैं सरकार की नीतियों में कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके क्रियान्वयन में कमी जरूर है। तभी सरकार की इतनी सारी योजनाओं के होने के बावजूद भी गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया, भुखमरी मिटानी है कब दिया गया, है ना, ऐसे कई सारे नारे दिए गए, फिर भी आज के समय में देश में गरीबी विद्यमान है। उसका क्या कारण है? कहीं ना कहीं उन योजनाओं के क्रियान्वयन में कमी है। योजनाओं के क्रियान्वयन में कमी है, उसका कारण क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है, जागरूकता की कमी है। आज भी आप देखेंगे देश में देश का जो एक बड़ा तबका है, वो किसी सरकारी संस्थान से पैसा लेने से बचना चाहता है। उसको डर लगता है कहीं हम पैसा लेके, मतलब कर्जा ले लिए, काम किए, पता चला कि हमारी सारी संपत्ति ही लेके भाग जाए तो उनको बताना चाहिए, समझाना भी चाहिए कि भाई ये आपके दुश्मन नहीं, आपके दोस्त हैं, आपका सहयोग करने के लिए आए हैं। उनको पता होना चाहिए इस बात को। बात समझ रहे हैं? तो योजनाओं को लागू करने से पहले सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उन योजनाओं के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, क्या क्या होगा, कैसे होगा, कितने मतलब उनकी लिमिटेशंस उनके क्या क्या हैं, वो सारी चीजें लोगों को पता होनी चाहिए। तब लोगों को उन सरकारी योजनाओं के बारे में अच्छे से जानकारी हो सकेगी, फिर वो उसका अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। उसके लिए एक स्पेशल मशीनरी भी होनी चाहिए कि जो ये जांच कर ले कि भाई जो व्यक्ति आया हुआ हमारे पास इस योजना का लाभ उठाने के लिए, क्या वो उसके काबिल सही में है या फिर नहीं है। बात समझे? अब इसके लिए क्या कर सकती है सरकार? मशीन, एक तंत्र का निर्माण करेगी, वो तो करना है। दूसरा क्या कर सकती है? कई बार आपने कई सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि प्रचार प्रसार का तरीका अपनाना चाहिए। तो प्रचार प्रसार का तरीका कौन सा? बैनर पोस्टर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। एक तरीका यह भी तो हो सकता है, किसी गांव के किसी मानिंद व्यक्ति, हर गांव में एक मानिंद व्यक्ति ऐसा होता है कि जिसकी बात सब सुनता है, उसको पकड़ा जाए, या वहां का प्रधान हो या सरपंच हो, उसको चुना जाए। हाँ, फिर उसको बताया जाए कि देखिए इसका ये फायदा है, आप अपने यहाँ के लोगों को, अपनी जनता को बताइए। वो लोग इस बात को समझेंगे, फिर उसके बाद अपना इसका फायदा उनको मिलेगा। और सरकार को एक चीज और चाहिए, जिस भी ग्राम सभा में इसको लागू करना है, उस ग्राम सभा के सरपंच को या प्रधान को या मुखिया को, जो भी है, बोल देना चाहिए कि इस योजना का जितना ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा, मान लीजिए 5 ग्राम सभाएं हैं टोटल किसी एरिया में, उनमें से जिस ग्राम सभा का प्रदर्शन सबसे अच्छा होगा उसको इनाम दिया जाएगा।
अगर ये वाला भी तरीका सरकार ने निकाल दिया तो सरपंच क्या करेगा, हर हालत में उस योजना का ज्यादा से ज्यादा फायदा अपने गांव ग्राम सभा वालों को दिलवाएगा ही दिलवाएगा। एक ये भी तरीका है, प्रोत्साहन देना। बात समझे? अब भारत में जो चुनौतियां हैं कौन कौन सी हैं? निर्धनता है ना, निर्धनता चुनौती है यहां की, गरीबी जिसको बोलते हैं। अब बात करें तो गरीबी क्या है, गरीबी होती क्या है? फिलहाल इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमको क्या क्या मिलेगा, निर्धनता के विभिन्न चरणों को हम जान सकेंगे, निर्धनता की अवधारणा के विभिन्न पक्षों को भी हम जान लेंगे, ठीक है, निर्धनता मापन के तरीकों की आलोचनात्मक समीक्षा भी कर पाएंगे, साथ ही साथ निर्धनता निवारण के वर्तमान कार्यक्रमों को समझकर उनकी समीक्षा कर सकेंगे। हम इतनी सारी चीजें हम कर सकते हैं। यहां पे चैप्टर की शुरुआत होती है, किसी भी चैप्टर की, इकोनॉमिक्स में खास करके एनसीईआरटी के किसी भी चैप्टर की शुरुआत होती है तो किसी न किसी महान नेता का कोट दिया होता है, स्टेटमेंट से उसकी शुरुआत हो जाती है। कोई भी ऐसा समाज कभी सुखी संपन्न नहीं हो सकता जिसके अधिकांश सदस्य निर्धन और दयनीय हों। यही बात एक परिवार पर भी लागू होती है, यही बात एक क्षेत्र पर भी लागू होती है, यही बात एक समुदाय पर भी लागू होती है, यही बात एक राज्य, फिर उसके बाद देश, फिर उसके बाद विश्व पर भी लागू होती है। एडम स्मिथ का कहना है। हमने 7 दशकों से भारत में अपनाई गई आर्थिक नीति विकास सूचकों पर उनके प्रभावों का अध्ययन किया। 1950 से 1990 के बीच में हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। जन जन की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की संपूर्ति, निर्धनता निवारण स्वतंत्र भारत का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है, ठीक है। हमारी सभी पंचवर्षीय योजनाओं ने विकास के जिस स्वरूप को अंगीकार किया उसका उद्देश्य समाज के निर्धनतम सबसे पिछड़े सदस्यों का उन्नयन रहा है। अंत्योदय एक सिद्धांत है, हमने कई बार इसका नाम लिया है, हमेशा से नाम लिया, जब भी हम पढ़ाते हैं तब भी इसका नाम ले लेते हैं। अंत्योदय को नीति आयोग का मार्गदर्शी सिद्धांत भी माना जाता है। जैसे नीति आयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत में 7 सिद्धांतों को शामिल किया गया है, 7 या 8 सिद्धांत हैं उसमें से एक सिद्धांत अंत्योदय भी है। अंत्योदय का मतलब क्या है? अंत्योदय का मतलब क्या है? अंतिम पायदान पर बैठे सबसे पिछड़े हुए लोगों का भी विकास। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का विकास होना चाहिए, ठीक है। नीति आयोग के सिद्धांत में, मार्गदर्शी सिद्धांत में ये चीजें शामिल हैं, ठीक है। साथ ही निर्धन वर्गों को समाज की मुख्य धारा का अंग बना सभी के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कराने का ध्येय लेकर ही सारे विकास कार्यक्रमों की रचना की गई। जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, जितने भी कार्यक्रम चलाए गए, उसमें इन बातों का ही लक्ष्य रहा। यही बातें ध्यान में रखी गई कि जो भी विकास होगा वो ध्यान रखा जाए कि उसमें निर्धनतम मतलब निर्धन से भी निर्धन जो है, सबसे पिछड़ा सदस्य जो है, उनको उठाना है, मुख्य धारा से जोड़ना है। मुख्य धारा से जोड़ना ही काफी नहीं है, साथ ही साथ उनको एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करा देना है। यह न्यूनतम जीवन स्तर उनको प्रदान करना है। न्यूनतम जीवन स्तर क्या हो सकता है? रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी, कपड़ा, मकान ये बहुत पुराना हो गया है। रोटी भी चाहिए, कपड़ा, मकान भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, शारीरिक शिक्षा, रोजगार भी चाहिए, स्वास्थ्य, सुरक्षा भी चाहिए, उनको एक अच्छा जीवन स्तर भी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा घर द्वार भी रहना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पे न्यूनतम की बात हो रही है, मतलब कम से कम, मतलब कुछ चीजें तो मिलनी चाहिए यहाँ पे। जो सरकार के आवास योजना चल रही है ना, वो इसी बेस पर आधारित है, ठीक है। न्यूनतम जीवन स्तर में वो भी आता है। संविधान सभा को संबोधित करते हुए 1947 में पंडित नेहरू ने कहा था, स्वतंत्रता की प्राप्ति तो एक कदम मात्र है, एक सुअवसर का आरंभ मात्र है, अभी और बहुत सी महान उपलब्धियां, विजय उत्सव हमारी प्रतीक्षा में है, और ये होंगे निर्धनता, अज्ञान, रोग, अवसरों की असमानताओं के उन्मूलन का उत्सव। एक चीज और याद रखना, पेपर में आपसे हो सकता है ऐसा एक स्टेटमेंट दे दिया जाए, अब ये पूछ लिया जाए कि उपरोक्त जो कथन है वो किससे संबंधित है, ठीक है, या फिर हो सके विजय उत्सव उपलब्धियां और विजय उत्सव हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, यहां तक दिया जाए, फिर पूछा जाए उपरोक्त कथन में प्रयोग किए गए उपलब्धि और विजय उत्सव हमारी प्रतीक्षा में है का मतलब क्या है, तो नीचे कथन दे दिया जाए तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन कौन सी बातें कर रहे हैं, है ना। किंतु आज हम कहां तक पहुंच पाए हैं यह जानना भी आवश्यक है। आज विश्व के निर्धनों की कुल संख्या का 5वें हिस्से से अधिक निर्धन लोग सिर्फ भारत में रहते हैं। यहां लगभग 30 करोड़ ऐसे लोग बसे जो अपनी मूलभूत जरूरतों को भी ढंग से पूरा नहीं कर पाते हैं। निर्धनता के स्थान स्थान पर समय समय पर अलग अलग स्वरूप रहे हैं। पूरे भारत में निर्धनता का एक पैमाना नहीं है। हरियाणा में जो निर्धन होगा उसका अलग पैमाना है, बिहार में जो निर्धन है उसका अलग पैमाना है, उड़ीसा में जो निर्धन है उसका अलग पैमाना है, जो राजस्थान में निर्धन उसका एक अलग पैमाना है। ध्यान रखना, जो पहाड़ी राज्य हैं उनका एक अलग निर्धनता का पैमाना होगा। भारत में ही निर्धनता के पैमाने अलग अलग हैं। बात समझ रहे ना आप लोग? इनकी अनेक प्रकार से व्याख्या की गई। मोटे तौर पर निर्धनता एक ऐसी दशा है
जिससे सभी व्यक्ति बचना चाहते हैं। मतलब निर्धनता निर्धन तथा धनी दोनों के लिए विश्व को बदलने का एक आह्वान है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को पेट भर भोजन नसीब हो सके, सिर छिपाने की बेहतर जगह मिल सके, चिकित्सा शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो सके, हिंसा से उनका बचाव हो सके, अपने समाज के घटनाक्रम में उनकी आवाज की भी सुनवाई हो सके। मतलब निर्धनता निर्धन धनी दोनों के लिए विश्व को बदलने का एक आह्वान क्यों है? इसीलिए है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना पेट भर सकें, सिर छुपाने के लिए घर मिल सके, उनको चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा सुरक्षा, है ना, मुख्य धारा से जुड़े रहें, ये सारी चीजें चाहिए उनको। ये जानने के लिए कि निर्धनता कम करने में कौन सी नीतियां सफल हो सकती हैं और कौन सी नहीं, समयानुसार किन बातों में बदलाव आ सकते हैं, हमें निर्धनता को परिभाषित करना, इसका मापन अध्ययन और अनुभव भी करना होगा। निर्धनता के अनेक आयाम होते हैं, अतः अनेक सूचकों के माध्यम से उनका अवलोकन करना होगा। कहीं आय उपभोग के स्तर, कहीं सामाजिक सूचक और जोखिम के प्रति संवेदनशीलता के सूचक, तो कहीं सामाजिक राजनीतिक प्रक्रियाओं तक पहुंच या उनमें भागीदारी पर विचार करना होगा। ठीक है। निर्धन कौन है? इतनी देर से निर्धन चैप्टर पढ़ा जा रहा है, निर्धनता की परिभाषा क्या है? सर, जो अपनी बुनियादी ढांचे को पूरा न कर पाए। बुनियादी जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को प्राप्त करने की अयोग्यता जो होती है वो होती है निर्धनता, है ना। सिंपल सा बोल सकते हैं, बस समझे। उसमें क्या क्या आ जाएगा भाई? भोजन, वस्त्र, मकान, सर, एक रिपीट कर दीजिए ना थोड़ा। रोजगार, सब उसमें आ जाएगा। फिर आपने देखा प्राय सभी क्षेत्र गांव शहरों में कुछ लोग धनी तो कुछ निर्धन होते हैं। 4.1 में अनु और सुधा की कहानी दी गई, यहाँ पे भाई अभी देख लेंगे हम लोग। ऐसे लोग भी हैं जो इन दोनों चरम बिंदुओं के बीच जीवन निर्वाह कर रहे हैं। रेहड़ी वाले, गली में काम करने वाले मोची, मालाएं गुथने वाली महिलाएं, कागज कतरन बीनने वाले, फेरी वाले भिखारी, ये सब शहरी क्षेत्र के अति निर्धन जोखिम भरा जीवन व्यतीत करने वाले वर्ग हैं। एक सवाल आपको यह भी पता हो जाना चाहिए कि शहरी क्षेत्र में अति निर्धन और जोखिम भरा जीवन व्यतीत करने वाले वर्ग कौन कौन से हैं। तो आपको यही सब रहेंगे: रेहड़ी वाले, गली में काम करने वाले जो मोची हैं, माला गुथने वाली महिलाएं, कागज कतरन बीनने वाले, फेरी वाले, भिखारी, ये सब के सब इस श्रेणी में शामिल हैं। निर्धन लोगों की परिसंपत्तियां बहुत कम होती है। कच्चे घरों में रहते हैं जिनकी दीवारें धूप में सूखी मिट्टी की, तो छतें घास, तिनकों, बांस, कमजोर लकड़ियों की बनी होती। इनमें से भी जो बहुत निर्धनों के पास तो ऐसे घर भी नहीं होते। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनों के पास प्रायः भूमि भी नहीं होती। यदि किसी के पास भूमि हो भी तो वह सूखी बंजर होती है। कितनों को ही दिन में 2 बार भोजन भी नहीं मिल पाता। निर्धनतम परिवारों के जीवन का शाश्वत सत्य क्या है? भूख और भूखमरी। निर्धनतम परिवारों के जीवन का शाश्वत सत्य है। निर्धन बुनियादी साक्षरता कौशल से भी वंचित रह जाते हैं निर्धन लोग। इसी कारण उनके लिए आर्थिक अवसर अत्यंत सीमित रहते हैं। कथन और कारण आता है पेपर में। कथन में दिया जाए कि निर्धन बुनियादी साक्षरता और कौशल से भी वंचित रह जाते हैं। कारण में दे दिया जाए, कथन में दे दिया जाए निर्धनों के लिए आर्थिक अवसर अत्यंत सीमित हैं, कथन है। कारण हो जाए कि ये बुनियादी साक्षरता और कौशल से वंचित रह जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कथन और कारण सही भी होंगे, कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। लेकिन अगर कारण वाला कथन हो जाए, कथन वाला कारण बन जाए, तो उस स्थिति में कारण कथन की व्याख्या तो नहीं करेगा, लेकिन सही दोनों रहेंगे। बात समझे? इस तरीके से भी हमको ध्यान में रखना है। निर्धन श्रमिकों के रोजगार भी निश्चित नहीं होते। समाज के निर्धन वर्गों में कुपोषण बहुत ही गंभीर स्तर तक पहुंचा हुआ होता है। अस्वस्थता, अपंगता, गंभीर बीमारियां आदि उन्हें शारीरिक रूप से कमजोर बना देती हैं। साहूकारों से उधार लेने को विवश होते हैं। साहूकार जो उनसे ब्याज की ऊंची दरें वसूल करते हैं, उन्हें जीवन पर्यंत ऋणग्रस्तता से मुक्त नहीं होने देते। ये देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक सबसे बड़ी कमजोरी है। निर्धन का जीवन नित्य जोखिम भरा रहता है। नियोक्ताओं से अपनी कानून द्वारा निर्धारित मजदूरी बढ़ाने के बारे में बात नहीं कर पाते। इनका शोषण चलता रहता है। गरीबी से देखो कई सारी चीजें जुड़ी हैं। अब यहां पे अगर गरीबी की बात करें तो गरीबी के जो कारण है वही उसके परिणाम भी हो सकते हैं। अब परिणाम की बात करें तो शिक्षा नहीं मिलेगी, है ना, स्वास्थ्य ध्यान नहीं रखा जाएगा, सुरक्षा का मामला नहीं रहेगा, रोजगार के मामले में भी पीछे रहेंगे, शोषण होगा इनका, है ना, राजनीतिक रूप से भी पिछड़े रहेंगे। कई सारे गरीबी के ही फैक्टर हैं ये सब। गरीबी ना हो तो ये सारी चीजें नहीं हो सकती। यही गरीबी के कारण भी हैं, यही इसके परिणाम भी हैं। बात समझे? अच्छा, गरीबी के कारण में एक जनसंख्या वृद्धि भी शामिल है।
जनसंख्या वृद्धि अगर गरीबी का कारण है तो जनसंख्या वृद्धि गरीबी का परिणाम भी है। बात समझ रहे हैं? भूखमरी कारण है, क्योंकि भूखमरी मतलब भूख से पीड़ित व्यक्ति रोजगार करने में सक्षम नहीं है, नौकरी करने में सक्षम नहीं, काम करने में सक्षम नहीं है, उसको मजबूती नहीं मिलेगी। अरे 8 घंटा काम कैसे करेगा भाई? अच्छा 8 घंटा अगर काम नहीं करेगा तो रोटी कहां से कमाएगा? पैसा कहां से कमाएगा? पैसा नहीं कमाएगा तो खाना कैसे खाएगा? तो गरीबी के नाते ही वो कमजोर भूखा रह गया, और भूखा रह गया तो रोजगार भी नहीं मिला, काम भी नहीं कर पाया, काम नहीं कर पाया, पैसा भी नहीं कमाया, पैसा नहीं कमाया, खाना भी नहीं खाया, तो बीमारी भी पकड़ेगी। बात समझ रहे हैं ना? तो जो कारण है वही इसके परिणाम भी हैं। ठीक है? दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ है। दोनों के माता पिता अनु के जो माता पिता हैं निर्माण कार्य पर लगे हुए मजदूर हैं, और सुधा के पिता व्यवसायी हैं, मां है शिल्पकार मतलब डिजाइनर। दोनों के जीवन स्तर में यहीं से अंतर देख सकते हैं हम लोग। जिनके माँ बाप मजदूर हैं वो सुबह से शाम तक काम करेंगे और अनु बैठेगी घर पे, घर संभालेगी। उसके 1-2 भाई भी होंगे छोटे छोटे, हो सकता है, उनको देखभाल करेगी। अनु का पढ़ाई लिखाई का कोई लेन देन नहीं रहेगा, दूर दूर तक उनका रिश्ता नहीं रहेगा। सुधा क्योंकि एक व्यावसायिक व्यक्ति की लड़की है जिसकी माँ एक डिजाइनर भी है, उसके पढ़ाई लिखाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा, ज्यादा उसके पास काम नहीं रहेगा, सिर्फ उसका काम पढ़ना लिखना खाना पीना, उसके पोषण का भी अच्छा खासा ध्यान रखा जाएगा। तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि सुधा जो है बहुत आगे निकल जाएगी और अनु जो रहेगी वो वहीं की वहीं रह जाएगी, उसी मजदूरी में वो भी चली जाएगी। हो सकता है कि पोषण में कमी होने की वजह से कोई ना कोई ऐसी बीमारी भी उसको आके घेर ले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सुधा को किसी प्रकार के पोषण की समस्या नहीं होने वाली है, कुपोषण की समस्या नहीं होने वाली है, उसको कुपोषण घेर सकता है। ये स्वस्थ रहेगी, इसकी शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, हर चीज का ख्याल रखा जाएगा बराबर से। ये बदलाव है, एक ही दिन की बात है, फिर भी इतना बड़ा अंतर है दोनों के जीवन में। एक का जीवन स्तर इतना ऊंचा होगा कि हो सकता है वो खाने के बाद 2 रोटी अपना इधर भी रख दे, दूसरे का जीवन स्तर इतना बढ़िया है कि कम से कम 2 रोटी मिल जाती तो पेट भर जाए। ठीक है, चलो छोड़ो। ठीक है, अधिकांश निर्धन परिवारों को बिजली उपलब्ध नहीं होती, गरीबी के कारण उनको बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती, और गरीबी के कारण ही लोग कहीं किसी गंदी जगह पे रहने के लिए विवश होते हैं, और गरीबी का परिणाम स्वरूप भी मलिन बस्तियों का निर्माण होता है। कारण भी वो वहां रहने के लिए, नाला किनारे रहने के लिए मजबूर है, और उसके परिणाम स्वरूप भी वो नाला के किनारे रहने के लिए मजबूर है। बात समझ रहे ना? कारण और परिणाम दोनों एक हैं। प्राय लकड़ी और उपलों की आग पर ही अपना खाना पकाते निर्धन वर्गों में से अधिकांश को पीने का स्वच्छ सुरक्षित पानी भी सुलभ नहीं हो पाता। लाभपूर्ण रोजगार में भागीदारी में स्त्री पुरुष के बीच बहुत बड़ी असमानता भी साफ दिखाई देती है। शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता, परिवार की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी भी इसी असमानता से ग्रस्त रहती है। कभी किसी शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता, परिवार की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी इसी असमानता से ग्रस्त है। निर्धन महिलाओं को मातृत्व काल में भी कम देखभाल ही प्राप्त हो पाती है। ये आपके स्टेटमेंट असर्शन के रूप में भी पूछे जा सकते हैं, कहीं हो सकता है सवाल आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। निर्धन महिलाओं को मातृत्व काल में भी कम देखभाल ही प्राप्त हो पाती है। उनके बच्चों के स्वस्थ जन्म लेने फिर दीर्घ जीवन धारण की संभावनाएं भी क्षीण मतलब कम होती है। अर्थशास्त्री भारतीय अर्थव्यवस्था कहां गया? ठीक है, अर्थशास्त्री निर्धनों की पहचान उनके व्यवसाय और संपत्ति स्वामित्व के आधार पर करते हैं। अर्थशास्त्री जो हैं वो निर्धनों की पहचान कैसे करते हैं? उनके व्यवसाय के आधार पर, उनकी संपत्ति स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, उनका कहना है कि ग्रामीण निर्धन प्रायः भूमिहीन कृषि श्रमिक होते हैं। अर्थशास्त्रियों के हिसाब से ग्रामीण निर्धन प्रायः, हमेशा नहीं प्रायः बोल रहे हैं, यहाँ पे प्रायः शब्द का यूज हुआ है, प्रायः भूमिहीन कृषक श्रमिक होते हैं, या फिर वो बहुत ही छोटी जोतों के स्वामी किसान होते हैं। वो ऐसे भूमिहीन मजदूर भी हो सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। ऐसे भूमिहीन मजदूर भी हो सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के गैर कृषि कार्य करते हैं, जो या किसी और की जमीन पर आसामी काश्तकार की भांति खेती करते हैं। आसामी काश्तकार क्या है भाई? हमारे पास जमीन नहीं है, हमने आसिया के पास जमीन ढेर सारी थी, हमने आसिया से बोल दिया भाई ये काम करो, हमें 10 बीघा जमीन दे दो, हम खेती करेंगे, हम तुम्हें इतना पैसा पर बीघा के हिसाब से दे देंगे। हमारे पास जमीन नहीं है, फिर भी हम खेती कर रहे हैं ना 10 बीघा का, उनको हम क्या कर रहे हैं? पैसा भी दे रहे हैं, कमाई हम कर रहे हैं। कितनी हमारी कमाई हो रही कोई पता नहीं है, लेकिन उनको तो मिल रहा ना। ये क्या है? आसामी काश्तकार होता है। ठीक है ना?
तो ऐसे भूमिहीन मजदूर हो सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के ऐसे भूमिहीन मजदूर हो सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के गैर कृषि कार्य करते हैं, किसी और की जमीन पर आसामी काश्तकार की भांति खेती करते हैं। शहरी क्षेत्रों में अधिकांश निर्धन वही हैं जो गांव से वैकल्पिक रोजगार निर्वाह की तलाश में शहर चले गए हैं। मतलब शहरों में जो ज्यादातर आपको गरीब दिखेंगे, निर्धन दिखेंगे, वो कौन होंगे? जो गांव से कहीं रोजगार की तलाश में, अच्छे जीवन की तलाश में शहर की तरफ आए हुए हैं। ज्यादातर गरीब वही दिखेंगे, निर्धन वही दिखेंगे। ये लोग तरह तरह के अनियमित काम करते हैं। यही स्वनियोजित लोग सड़कों के किनारे गलियों में घूम घूम कर कुछ सामान बेचते दिखाई देते हैं। निर्धनों की पहचान कैसे करते हैं? अच्छा, एक चीज और है, ठीक है, निर्धनों की पहचान कैसे होती? अच्छा, निर्धन के दो प्रकार होते हैं ना, एक सापेक्ष भी होता है और एक निरपेक्ष भी होता है। गरीबी, सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी हम बोल सकते हैं। ये क्या होती भाई? सापेक्ष गरीबी क्या है? देखो, सापेक्ष वाले मामले में क्या किया जाता है? सापेक्ष या सापेक्षिक गरीबी बोलेंगे उसको। सापेक्ष वाले में क्या किया जाता है? कोई 100 रुपया कमा रहा है, कोई 200 रुपया कमा रहा है, कोई 500 रुपया कमा रहा है। जैसे एक क्या बोलते हैं, मिस्त्री बोलते हैं ना उसको, जो घर बनाता है, क्या बोलते हैं उसको? राजगीर। एक राजगीर है और उसके साथ लगा हुआ एक लेबर है, मजदूर। राजगीर का जो राजगिराना जो उसको रकम दिया जाता है दिन भर का, दिहाड़ी है उसका 800 रुपया होगा, और जो मजदूर है उसकी दिहाड़ी कितनी है? 500 रुपया। इन दोनों के बीच में जब अंतर को दिखाया जाएगा, दिखाने की कोशिश की जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा? सापेक्ष या सापेक्षिक गरीबी। मतलब विभिन्न आय वर्गों के बीच विषमता को प्रदर्शित करने के लिए सापेक्ष गरीबी का सहारा लिया जाता है। इसकी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी देश या कुछ क्षेत्र या जो कोई देश हो या क्षेत्र हो, वहां के लोगों की आय या फिर जीवन स्तर सामान्य लोगों से निम्न होते हैं। सापेक्ष, सर सिंपल वर्ड में सर बता दीजिए। सिंपल वर्ड में बोला जाए तो सापेक्ष या सापेक्षिकता का मतलब होता है कि एक क्षेत्र है, मान लीजिए किसी का गांव है, वहां पे कुछ लोगों का रहने का जो लेवल है, वो पक्के मकान में रहते हैं, दरवाजे पे 2 व्हीलर है उनके, 2-4 जानवर बंधे होंगे, थोड़ा सा बड़ा दुआर टाइप जो होता है, आगे जमीन खाली होगी, ये होंगे। उसी गांव में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास झोपड़पट्टी या कच्चा मकान होगा। ठीक है, बात समझे? जो उस गांव में है ना, जो उस गांव में है, कोई अंबानी जैसी फैमिली नहीं है वो, लेकिन नॉर्मल जीवन स्तर उनका भी चल रहा है, क्योंकि उनके पास कोई बंगला नहीं है, मकान है छोटा सा। बात समझे? लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास वो भी नहीं है। इन दोनों के बीच में जब तुलना की जाती है, जब इनके बीच का अध्ययन किया जाता है, जब इनके बीच की इस विषमता को दिखाने का प्रयास किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सापेक्ष गरीबी या फिर सापेक्ष गरीबी या सापेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष क्या भाई? निरपेक्षता क्या होती है? निरपेक्षता में देखा जाता है कि क्या कोई व्यक्ति अपनी न्यूनतम जरूरत को पूरा करने में अक्षम है या अपनी न्यूनतम जरूरत को पूरा करने के अयोग्य है, वो होता है निरपेक्ष गरीबी। उनकी बुनियादी जरूरत में आप देख सकते हैं तो भोजन, कपड़ा, मकान, ठीक है। इसके अलावा क्या है? शुद्ध पेय जल भी उपलब्ध होना चाहिए उनके लिए, स्वच्छता की सुविधाएं भी होनी चाहिए उनके पास, स्वास्थ्य भी होना चाहिए उनके पास, शिक्षा भी होनी चाहिए उनके पास। अब तत्काल रूप में आज के समय में देखा जाए तो लोगों की बुनियादी जरूरतों में बदलाव आ चुका है। पहले का समय था कि उनकी बुनियादी जरूरतों में सिर्फ 3 चीजें, रोटी, कपड़ा, मकान शामिल था, है ना? वो तब की मांग थी, इसलिए निर्धारित किया गया था ये है इनकी बुनियादी जरूरतें। आज की डिमांड अलग हो गई है, तो समाज के बदलते परिदृश्य को देखते हुए बुनियादी जरूरतों में भी बदलाव हुआ है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है ना? समाज के स्वरूप में बदलाव हो रहा है। आज आप देखेंगे मोबाइल लेके डोल रहे हैं, बड़ी सी मोबाइल, और मोबाइल सबके पास आजकल है ना? लेकिन उसमें अब गरीब कौन, अमीर कौन, कैसे पता करें? सिर्फ मोबाइल देखने के आधार पे हम कर सकते हैं क्या गरीबी का निर्धारण? अरे उनके खाने पीने के ढंग पे उनका निर्धारण होगा, उनके शिक्षा के लेवल पे कर लेंगे हम। बात समझे? मोबाइल रिचार्ज है कि नहीं इस पे भी? हाँ, उस पर भी कर सकते हैं। जिस मकान में रहते हैं वो मकान कैसा है? ऐसा ना हो कि एक कमरा लिया उसमें 10 लोग रह रहे हैं, अकेले 10 लोग रह रहे हैं उस कमरा में। एक व्यक्ति और है जो एक कमरा लिया हुआ जिसमें वो अकेले ही रहता है, इस पे भी निर्धारित हो सकता है। क्योंकि आजकल मतलब वर्तमान की आवश्यकता जो मांग है उसके अनुरूप बुनियादी जरूरतों को हम देख सकते हैं। ठीक है,
निर्धनता को दो विधियों से मापते हैं। एक आप देखेंगे लॉरेंज वक्र होता है, लॉरेंज वक्र होता है, और एक कौन सा होता है, गिनी गुणांक। ये दोनों क्या होते हैं भाई, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक क्या है? एक का विकास हुआ है 1905 में, दूसरे का विकास हुआ 1912 में। सबसे बड़ा अंतर तो यही है, साल का अंतर। सर ये है क्या? लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र के बारे में थोड़ा देख लें तो 1905 में इसकी खोज की थी, इसके मतलब इसका विकास किया था मैक्स ओ लॉरेंज महोदय ने, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, लोगों को, किस कोई भी देश होगा वहां के लोगों के बीच में आय विषमता को ज्ञात किया जाता है। लॉरेंज वक्र के माध्यम से किसी देश के लोगों के बीच में आय विषमता का मापन किया जाता है। मतलब अगर समाज में आय विषमता नहीं है तो लॉरेंज वक्र बनेगा 45 डिग्री पर चलेगा। मतलब इस तरीके से ये बोल रहे हैं कि ये प्रश्न आया भी हुआ है, इस तरीके से आपने देखा होगा, ठीक है। और कभी एक ऐसा भी देखा होगा, ऐसा भी देखा होगा। मतलब अगर जहां पर विषमता नहीं होगी तो वहां पर लॉरेंज वक्र 45 डिग्री रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। जो 45 डिग्री रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा उसको बोलेंगे पूर्ण समता रेखा, पूर्ण समता रेखा। मतलब लॉरेंज वक्र में पूर्ण समता रेखा का प्रयोग तभी किया जाता है जब किसी समाज में आय विषमता विद्यमान नहीं रहती है। क्लियर है? इस पूर्ण समता रेखा को हम बोलते हैं निरपेक्ष समता रेखा। पूर्ण समता रेखा को निरपेक्ष समता रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, एक चीज और याद रखना इसमें कि लॉरेंज वक्र समता रेखा के जितना करीब में होता है समाज में उतना ही कम आय विषमता होती है। पेपर में ये समता रेखा लॉरेंज वक्र के जितना करीब होगा आय विषमता उतनी ही कम होगी। लॉरेंज वक्र समता रेखा से जितना दूरी पर होगा आय विषमता उतनी ही अधिक होगी। बात समझे? गिनी गुणांक क्या है भाई? गिनी गुणांक देखा जाए तो 1912 में इसका विकास किया था कोरैडो गिनी महोदय ने। नाम है इनका कोरैडो, गिनी द्वारा किया गया था 1912 में। 1912 में कोरैडो गिनी द्वारा किया गया था। क्या करता है ये? आय वितरण की विषमता का मापक है। आय वितरण की विषमता का मापक है। ठकर ठकर करके 1 घंटा में एक जूता सीता है, 25, 30, 20 जो रुपया ले ले। लेकिन एक डॉक्टर साहब भी हैं, नाड़ी गल छू भर दिए 500 फीस हो गई उनकी, है ना। अंतर है, कितना लंबा चौड़ा अंतर है। या एक व्यक्ति है जिसके पास जमीनें इतनी है कि वो चारागाह के लिए छोड़ रखा, जंगल के लिए छोड़ रखा, कुछ बंजर छोड़ रखा, कुछ परती छोड़ रखा है, कुछ भी खेती कर रहा। एक ऐसा भी समुदाय है, एक ऐसा भी समूह है जिसके पास सही ढंग से बैठने के लिए भी जमीन नहीं है, या फिर लहसुन लहसुन समझते हो ना, उसको गाड़ने के लिए भी जमीन नहीं है। वो क्या है? असमानता है ना बहुत बड़ी। तो गिनी गुणांक के माध्यम से, गिनी गुणांक के माध्यम से क्या किया जाता है? आय वितरण की विषमता को मापा जाता है। सॉरी, क्या काम करता है? गिनी गुणांक में अभी हमने लॉरेंज वक्र और समता रेखा के बीच में बताया था ना कि जितना ज्यादा अंतर दिखेगा उतना अधिक विषमता दिखेगी, नहीं ये बताए थे। और जितना करीब में दोनों रहेंगे उतना कम विषमता दिखती है, लॉरेंज वक्र और संपूर्ण समता रेखा में या निरपेक्ष समता रेखा में। यहां पे क्या है, गिनी गुणांक में क्या किया जाता है, वो निरपेक्ष जो समता रेखा है और लॉरेंज वक्र के बीच का जो भी क्षेत्रफल है, भाई जाहिर सी बात है क्षेत्रफल बड़ा कब होगा? जब विषमता खूब बड़े स्तर पर विद्यमान रहेगी, है ना। क्षेत्रफल कम कब होगा? जब विषमता बहुत कम स्तर पर विद्यमान रहेगी। तो लॉरेंज वक्र निरपेक्ष रेखा के बीच के क्षेत्रफल और निरपेक्ष समता रेखा के नीचे का संपूर्ण क्षेत्र जितना होता है उनके बीच का अनुपात गिनी गुणांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लो एक
गिनी गुणांक का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान 0 होता है। मतलब बोले तो इसका मान 0 से 1 के बीच में होता है। गिनी गुणांक का मान 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है। निर्धनों की पहचान कैसे होती है? निर्धनों की पहचान अगर नहीं होती है तो निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम का फायदा नहीं मिलता है। भारत की निर्धनता की समस्या का समाधान करना है तो सबसे पहले निर्धनता के कारण का उन्मूलन करना पड़ेगा। ठीक है। साथ ही साथ निर्धन जन समुदाय को उनकी दारुण दशा सुधारने के लिए उपयुक्त योजनाएं भी बनानी होंगी, लेकिन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार को देखो सिर्फ योजनाएं बनाना ही काफी नहीं है, योजनाओं का क्रियान्वयन करना ही काफी नहीं है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पहले निर्धनों की पहचान हो जाए। ठीक है। जैसे आप देखेंगे तो निर्धन कई तरीके के आपको दिखेंगे। एक वो भी निर्धन है जिसके पास पैसा नहीं है, एक वो भी निर्धन है जिसके पास जो सही ढंग से खा पी नहीं सकते, एक वो भी निर्धन है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से वंचित हो जाते हैं। अगर निर्धनों का एक क्रम देखा जाए तो एक होगा महानिर्धन, बोल सकते हैं एकदम निर्धन जिसके पास कुछ नहीं है। कम निर्धन, कम निर्धन का मतलब क्या होगा कि कुछ थोड़ा बहुत है उनके पास, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूरी तरह से कुछ नहीं है। ठीक है। दो ही वर्गों में अगर बांट के देखा जाए, मतलब निर्धनता और उसके कारकों को मापने का एक उपयुक्त स्केल बनाना होगा सरकार को, और उसके लिए कुछ पात्रता शर्तें होंगी, कुछ नियम कानून होंगे, उन सबका भी चयन करना होगा। ठीक है। तो कसौटियों और विधियों का ध्यानपूर्वक चयन करना होगा। ध्यान रखना, स्वतंत्रता से पहले भारत में सबसे पहले निर्धनता रेखा की अवधारणा पर विचार किया था दादा भाई नौरोजी ने। स्वतंत्रता से पहले भारत में अगर किसी ने सबसे पहले ऐसा प्रयास किया था, उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने जिस आंकड़े को ध्यान में रखा था वो क्या था? जेल में कैदियों को दिए जा रहे भोजन का बाजार कीमतों के आधार पर मूल्यांकन किया था। ठीक है। जेल की निर्वाह लागत का आकलन किया उन्होंने। लेकिन बाद में क्या हुआ, क्योंकि बंदी गृह जो है, जो जेल है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन होते हैं? बच्चे तो होते नहीं, उसमें वयस्क होते हैं। तो उनको समझ में आया कि वयस्क व्यक्ति होते हैं तो जब, लेकिन वास्तविक जो समाज है उसमें कौन होंगे? बच्चे भी शामिल होते हैं। मतलब इस जेल निर्वाह लागत में कुछ परिवर्तन कर उन्होंने निर्धनता रेखा तक पहुंचने का प्रयास किया। थोड़ा सा उन्होंने परिवर्तन किया था। इन्होंने एक फार्मूला दिया था, 3/4 सूत्र, 3/4 3/4 सूत्र का उन्होंने आधार बनाया था। ठीक है। इस जेल निर्वाह लागत में कुछ परिवर्तन किया उन्होंने निर्धनता रेखा तक पहुंचने का प्रयास किया। उन्होंने मान लिया कि कुल जनसंख्या में 1/3 संख्या बच्चों की है। ठीक है। इसके लिए उन्होंने ये माना कि कुल जनसंख्या में 1/3 संख्या बच्चों की है, जिसमें से आधे बच्चों का उपभोग बहुत कम होता है, शेष आधे का भोजन भी वयस्कों से आधा ही रहता है। ये मतलब उन्होंने 3/4 सूत्र की रचना की थी। 3/4 सूत्र की रचना आपसे पूछा जाए, इसके बारे में निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें, तो इसका प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने। क्यों किया था ये भी आपको पता हो गया। इसके आधार पर उन्होंने किसका आकलन किया था ये भी आपको पता हो गया है। ठीक है। मतलब जेल के वयस्कों की जो निर्वाह लागत का 3/4 अंश इन्होंने निर्धारित किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में निर्धन जनानुपात के आकलन के कई सारे प्रयास हुए। उसमें एक प्रयास हुआ 1962 में, योजना आयोग द्वारा किया गया। योजना आयोग द्वारा 1962 में जो एक अध्ययन दल का गठन किया गया था, उस अध्ययन दल का नाम क्या था भाई? नाम है V.R. गाडगिल। V.R. गाडगिल की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा 1962 में एक अध्ययन दल का गठन किया गया और इसने क्या बताया? इसने प्रति व्यक्ति प्रति माह 20 रुपए को निर्धारित किया। उन्होंने बताया कि जो 20 रुपया व्यक्ति कमा रहा है वो निर्धनता रेखा को निर्धारित किया इन्होंने कि 20 रुपया जो है ये निर्धनता रेखा रहेगी। इससे कम जो होगा वो निर्धनता रेखा के नीचे रहेगा, उससे अधिक जो होगा निर्धनता रेखा के ऊपर रहेगा। 1962 में अध्ययन दल का गठन योजना आयोग द्वारा किया गया V.R. गाडगिल की अध्यक्षता में। तो थोड़ा ये बात हमको याद रखनी है। फिर एक और दल का गठन किया गया 1977 में, योजना आयोग द्वारा ही किया गया। योजना आयोग द्वारा ही 1977 में एक और अध्ययन दल का गठन हुआ। इसको हम कार्यदल भी बोल सकते हैं। कार्यदल का गठन हुआ, योजना आयोग द्वारा किया गया और उसका क्या नाम था? नाम कई बार सुना होगा, YK अलग।
समिति वाई के अलग समिति का गठन हुआ 1977 में एक कार्यदल के रूप में योजना आयोग के द्वारा किया गया। किस लिए किया गया था? गरीबी को न्यूनतम भोजन ऊर्जा के आधार पर परिभाषित करने के लिए। वाई के अलग समिति ने ही पहली बार ये जो 2100-2400 कैलोरी वाली बात है, इस आधार पर गरीबी को परिभाषित किया किसने था? तो उनका नाम है वाई के अलग समिति ने। ठीक है, तो इन्होंने जो बताया, उन्होंने बताया कि भाई गरीबी को न्यूनतम भोजन ऊर्जा के आधार पर परिभाषित किया, और इन्होंने क्या बताया? 2400 कैलोरी। गांव एरिया में कोई व्यक्ति है जो 2400 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति कर रहा है, वो गरीब नहीं। शहरी क्षेत्र में वहीं 2100 कैलोरी वाला व्यक्ति, ये इन्होंने बताया वाई के अलग समिति ने। ठीक है, 1979 में जिस दल का गठन हुआ उसका नाम रखा गया प्रभावी उपभोग मांग और न्यूनतम आवश्यकता अनुमानन कार्य बल। इसका गठन हुआ योजना आयोग के द्वारा ही किया गया। एक और विशेषज्ञ दल का गठन हुआ। वो जो विशेषज्ञ दल रहे 1989 में रहे और 2005 में भी रहे, इन सब का भी गठन हुआ। यही नहीं, योजना आयोग के अलावा व्यक्तिगत तौर पर अर्थशास्त्रियों ने भी अपने आंकड़े देने के प्रयास किए। यहां जो 1989 में है, 1989 में जिस समिति का गठन हुआ था उसका नाम क्या था? लकड़वाला समिति। लकड़वाला समिति। लकड़वाला समिति ने क्या बताया भाई? इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो सौंपी 1993 में, 1993 में अपनी रिपोर्ट को सौंपते हुए इन्होंने क्या बताया? इन्होंने भाई गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए सभी राज्यों के लिए अलग अलग पैमाना बनाने का सुझाव दिया। बात समझना, सभी राज्यों के लिए अलग अलग सुझाव प्रदान किए। इस लकड़वाला समिति ने ग्रामीण और शहर दोनों के लिए अलग अलग मूल्य सूचकांक भी अपनाए। राज्यों के लिए तो अलग अलग पैमाना बनाने का सुझाव तो दिया ही इन्होंने, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए भी अलग अलग मूल्य सूचकांक अपनाए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो सूचकांक अपनाए गए वो किस आधार पर रहे? तो वो कृषि श्रमिकों के आधार पर निर्धारित किए गए। जबकि शहरी क्षेत्र में जो रहे उनका सूचकांक कैसे निर्धारित किया गया? तो वो निर्धारित किया गया औद्योगिक श्रमिकों के आधार पर। ठीक है, तो लकड़वाला समिति के बारे में। हाँ, 2005 में कौन सी समिति का गठन हुआ? 2005 में कौन सी समिति का गठन हुआ? नाम है सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति बनाई गई 2005 में। योजना आयोग द्वारा ही इन समितियों का गठन किया जा रहा है भाई, ये बात याद रखना है। ये सारी समितियां योजना आयोग के द्वारा ही बनाई गई हैं अभी तक। इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी वो सौंपी है 2009 में। 2009 में इन्होंने रिपोर्ट दिया और इसमें इन्होंने क्या बताया? गरीबी मापन के परंपरागत रूप को छोड़ना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? इन्होंने कहा कि गरीबी के बहुआयामी स्वरूप को स्वीकार करना चाहिए। गरीबी का बहुआयामी स्वरूप क्या है? किसी को खाने की दिक्कत, किसी को पहनने की दिक्कत, है ना? किसी को शिक्षा नहीं मिल पा रही, किसी को रोजगार नहीं मिल पा रहा, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास गाड़ी वाड़ी टाइप का नहीं है। बहुआयामी सूचकांक, बात समझ रहे हैं ना? बहुआयामी सूचकांक। तो गरीबी के बहुआयामी सूचकांक का सुझाव दिया था सुरेश तेंदुलकर समिति ने। यहां तक इन्होंने एक चीज और बताई कि अगर मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र का है तो ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति को प्रतिदिन के हिसाब से, प्रति व्यक्ति के भी हिसाब से खर्च की जो सीमा है वो 27 रुपया होनी चाहिए। गांव में 27 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च होना चाहिए। और शहरी क्षेत्र में कितना होना चाहिए? तो इन्होंने कहा 33 रुपया। 33 रुपया मतलब प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में इतना खर्च करता है तो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है। महीने में कितना हो जाएगा ये? महीने में अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 816 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में हो जाएगा 1000 रुपया। रखो, ठीक है? मंथली की बात, ये महीने की बात है, ये पर डे की बात है। सुरेश तेंदुलकर समिति ने ये सुझाव दिए। एक शब्द है यूआरपी, एक शब्द है यूआरपी। यूआरपी का मतलब क्या है? अर्बन एंड रीजनल
प्लानिंग। एक दूसरा है एमआरपी। एमआरपी का क्या मतलब है? क्या मतलब इसका एमआरपी का? मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। ठीक है, तेंदुलकर समिति ने, उन्होंने यूआरपी, यूआरपी मतलब अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग, जो आप देखेंगे लकड़वाला समिति में, वाई के अलग समिति में, जो चीज देख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में इतना खर्चा, शहरी क्षेत्र में इतना खर्चा, ग्रामीण क्षेत्र की इतनी ऊर्जा कैलोरी चाहिए, इतनी ऊर्जा कैलोरी शहरी क्षेत्र में चाहिए, उसकी जगह पे इन्होंने एमआरपी शब्द का प्रयोग किया। अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग क्या होती है ये? इसके बारे में अगर देखेंगे तो ये होती 30 दिन की अवधि के भीतर का उपभोग व्यय होता है। सॉरी, उन्होंने 30 दिन की अवधि के उपभोग व्यय को शामिल नहीं किया, बल्कि इन्होंने 365 दिन को ध्यान में रखा। 365 दिन की अवधि के उपभोग व्यय को ध्यान में रखा। इन्होंने जो अपना सुझाव दिया था, उसमें जब इन्होंने एमआरपी शब्द का प्रयोग किया, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड का प्रयोग किया, तो उन्होंने 5 मदों को भी शामिल किया। 5 मद कौन कौन सी हैं? इसमें एक तो है कपड़ा, उसके बाद जूता चप्पल भी इन्होंने शामिल किया। इन्होंने शिक्षा को भी शामिल किया। इन्होंने टिकाऊ वस्तु को भी शामिल किया। इन्होंने संस्थागत स्वरूप को भी शामिल किया। ठीक है, खाद्य के आधार पे, शिक्षा के आधार पे, स्वास्थ्य के आधार पे। लेकिन उन्होंने यूआरपी को छोड़, जो कि 30 दिन की अवधि के उपभोग व्यय को निर्धारित करने का एक तरीका था, उन्होंने एमआरपी शब्द का प्रयोग किया, जो कि 365 दिन की अवधि के उपभोग व्यय के लिए उपलब्ध था। इन्होंने कुछ आंकड़े भी दिए, जैसे इन्होंने बताया, यहां पे एक चीज ये देख लीजिए पहले, ये चिरकालिक निर्धन, अल्पकालिक निर्धन, गैर निर्धन, 3 श्रेणियां हैं यहां पे। चिरकालिक निर्धन कौन है? सदैव जो निर्धन है, और सामान्य निर्धन है। वो क्या है? चिरकालिक है। चिरकालिक मतलब लंबे समय तक जो गरीब होने वाला है। अल्पकालिक निर्धन का मतलब चक्रीय निर्धन है, अनियमित निर्धन है। आज पैसा आया, कल नहीं आया, परसों नहीं आया, तरसों आ गया, आज खाना खाए, कल नहीं मिला, ऐसे इस ये वाला। गैर निर्धन का मतलब है कभी भी निर्धन नहीं। ठीक है, रंगराजन समिति बनी है 2000, कब बनी थी रंगराजन समिति? 2012 में बनी। अच्छा, लकड़वाला समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? डी.टी. लकड़वाला। ठीक है, डी.टी. लकड़वाला। ठीक है। अच्छा, श्री रंगराजन समिति योजना आयोग द्वारा ही बनाई गई, 2012 में बनाई गई। इन्होंने इस समिति का भी उद्देश्य था, इस समिति को बनाने का भी उद्देश्य था भारत में गरीबी का आकलन करना। समिति ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी, रिपोर्ट दी इन्होंने 2014 में, तो इन्होंने भी कुछ सुझाव दिए। इन्होंने बताया कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 रुपया निर्धारित किया, और शहरी क्षेत्र के लिए कितना बोला इन्होंने? 1407 रुपया महीना है, पर मंथ, प्रति व्यक्ति। ठीक है, उपभोग व्यय अगर गांव में इतना और शहर में इतना है तो वो क्या है? गरीब नहीं है। और अगर इससे नीचे कोई जीवन यापन कर रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा? गरीब की श्रेणी में आ जाएगा, बीपीएल में शामिल होगा, गरीबी रेखा से नीचे आएगा। सर 972 सर कितने दिन? बार बार गरीबी रेखा की बात हो रही, तो गरीबी रेखा का मतलब क्या है? गरीबी को निर्धारित करने की एक लिमिटेशन होगा ना, गरीबी को निर्धारित करने का एक लिमिट होगा। इसके नीचे गरीब हैं, इसके ऊपर अमीर हैं, है ना? यही होगा जी सर। निर्धनता रेखा का यही मतलब है। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना, इन्होंने कुछ और बातें भी की थी। ठीक है, इन्होंने पर्याप्त पोषण, ध्यान रखना, श्री रंगराजन समिति ने पर्याप्त पोषण, वस्त्र, मकान का किराया, यातायात, शिक्षा और भी जो अन्य गैर खाद्य व्यय हैं उस पर आधारित रिपोर्ट दी थी इन्होंने। इनका थोड़ा दायरा और बड़ा निकला सुरेश तेंदुलकर समिति के मुकाबले। पोषण में इन्होंने क्या किया? जगह तो है, इन्होंने जो पोषण की बात की थी, इन्होंने
एक बास्केट तैयार किया। वो बास्केट क्या था? पोषण बास्केट में इन्होंने रखा कैलोरी, कैलोरी, प्रोटीन और वसा को शामिल किया इन्होंने। ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या बताया इन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 2155 कैलोरी वाला 48 ग्राम प्रोटीन, 48 ग्राम प्रोटीन और 28 ग्राम वसा का जो भी व्यक्ति उपभोग कर रहा होगा वो गरीब नहीं है। इससे कम अगर कोई उपभोग करता है तो वो क्या होगा? गरीब होगा। इन्होंने ये बात बोली। शहरी क्षेत्र के लिए क्या निर्धारित किया इन्होंने? शहरी क्षेत्र में बोला इन्होंने कि 2090 कैलोरी, 50 ग्राम प्रोटीन, 50 ग्राम प्रोटीन और 26 ग्राम वसा। अगर इतना कोई उपभोग कर रहा है शहरी क्षेत्र में, किसी शहरी क्षेत्र में, तो वो गरीब नहीं है। अगर इससे नीचे उपभोग व्यय है उसका, तो फिर वो व्यक्ति क्या है? गरीबी रेखा के नीचे है। ठीक है ना? इनका जो सुझाव रहा, सी रंगराजन समिति ने जो पोषण बास्केट तैयार किया था उसमें याद रखना है कि कैलोरी को भी शामिल किया, प्रोटीन को शामिल किया और वसा को शामिल किया। ये एक बास्केट बन गया। अभी तक सिर्फ बात होता था कैलोरी का, अब बात किस पे होगा? पोषण बास्केट का। कैलोरी भी देखी जाएगी, प्रोटीन और वसा भी देखी जाएगी। ठीक है ना? अब एक चीज और याद रखना, ये इन्होंने जो 972 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह बताया है, इसको प्रतिदिन के हिसाब से जब देखेंगे तो कितना हो सकता है? ये करीब 32 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। और शहरी क्षेत्र में कितना हो जाएगा? ये लगभग 47 रुपया। ठीक है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ये राजन समिति ने क्या किया? एमआरपी हुआ करता था ना तेंदुलकर समिति में, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। इन्होंने क्या कर दिया? एमआरपी की जगह एमएमआरपी का प्रयोग किया। अब एमएमआरपी क्या है? एमएमआरपी का मतलब क्या है? इन्होंने कहा मॉडिफाइड, है ना, मिक्स्ड रेफरेंस, या फिर इसको हम रेफरेंस को रिकॉल भी बोल सकते हैं, रिकॉल पीरियड। इन्होंने इसको आधार बनाया, मॉडिफाइड। अब इन्होंने कई सारी वस्तुओं को अलग अलग श्रेणियों में विभक्त कर दिया। जैसे उन्होंने क्या किया था? उन्होंने 5 ये एमआरपी जो तय किए थे उसकी 5 मदें थी। अब ये क्या करेंगे इन्होंने, क्योंकि एमएमआरपी किया है तो उसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? पहले तो जो 5 मदें शामिल थी सुरेश तेंदुलकर समिति में, वो 5 मदें इन्होंने शामिल की हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया था? उसको लॉन्ग टर्म की बात की थी, 365 दिन की बात की थी, लेकिन उन्होंने कपड़ा, जूता चप्पल, शिक्षा, स्वास्थ्य और टिकाऊ वस्तु, इन्होंने इन सबको क्या कर दिया? सुरेश तेंदुलकर समिति ने इन सबको क्या बोला था? 365 दिन की अवधि के लिए बोला था, सिर्फ यही बोला था इन्होंने। लेकिन इन्होंने क्या किया? कम आवृत्ति वाली 365 दिन के उपभोग व्यय के लिए वस्तुएं, ये 5 चीजें इन्होंने निर्धारित की। एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा तरीका क्या है? एक कम आवृत्ति वाली का मतलब है कि रोज रोज नहीं खरीदते हैं। एक दूसरा है अत्यधिक आवृत्ति वाली वस्तुएं। दूसरा जो इन्होंने तरीका अपनाया, अत्यधिक आवृत्ति वाली। अत्यधिक आवृत्ति वाले में क्या आएगा? मतलब जिनकी खरीद सबसे ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा ज्यादा जो आएंगे खरीदे जाएंगे। इन्होंने इसको रखा 7 दिन की अवधि के लिए, 7 दिन की अवधि के उपभोग के लिए रखा इन्होंने। इसमें क्या क्या शामिल किया? इन्होंने इसमें शामिल किया खाद्य तेल, अंडा, मछली मांस, सब्जी, फल मसाला, प्रसंस्कृत खाद्य, जैसे हम केचप ले लेते हैं, है ना, मैगी फैगी खरीद लेते हैं, ऐसा कुछ। पान कोई खाता हो, पान आज बनवा के कल नहीं खाता कोई। तंबाकू, इन्होंने इस सबको शामिल किया। किसके लिए शामिल किया? अत्यधिक आवृत्ति वाली मद में शामिल किया इन्होंने। 7 दिन की अवधि के उपभोग व्यय के लिए शामिल किया इन्होंने। एक तीसरा भी प्रकार लेकर आए। वो तीसरा प्रकार क्या था? जो तीसरा प्रकार था इनका, वो 30 दिन की अवधि का था, 30 दिन की अवधि के लिए था। वो 30 दिन की अवधि में क्या क्या शामिल किया इन्होंने? शेष खाद्य वस्तुएं। आटा खरीदने 100 ग्राम नहीं जाता कोई, कि जाता है? नहीं सर। नो सर। आटा हो जाएगा, चावल हो जाएगा,
यही सब रहेगा और क्या रहेगा। ईंधन, ईंधन, प्रकाश की बात कर लें, रोशनी उसने भी चाहिए होती है, हैं? मकान का किराया, आप मकान का किराया भी देते हैं। ये इन 3 चीजों को रखा इन्होंने किस पे, 30 दिन की अवधि के उपभोग व्यय के लेवल पे। ठीक है, मानव उपभोग व्यय को सी रंगराजन समिति ने 3 आधारों पर विभाजित किया। एक तो विभाजित किया कम आवृत्ति वाली, जो लंबे समय तक चलने वाली हैं, उसको। दूसरे आधार पर रखा जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, जो रोज खरीदे जाते हैं, खरीदे जा सकते हैं भाई, रोज लाए जा सकते हैं, 7 दिन की अवधि के लिए निर्धारित किया उन्होंने। एक तीसरे प्रकार में रखा 30 दिन की अवधि वाले, जिसमें उन्होंने इन सबको शामिल किया। सर कम आवृत्ति वाले में क्या? चलो, ये तब निर्धन कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पूरी तरह निर्धन, दूसरा बहुत निर्धन, तीसरा निर्धन होता है। ऐसे ही गैर निर्धन में भी कई सारे वर्ग होते हैं। एक मध्य वर्ग होगा, एक उच्च मध्य वर्ग होगा, धनी भी होगा, बहुत धनी, पूरी तरह धनी हो जाएगा। इन सभी उपवर्गों को एक निरंतर सरल रेखा पर बहुत निर्धन से लेकर पूर्णता धनी के रूप में कल्पना करें, जिससे निर्धनता रेखा निर्धन और गैर निर्धन के बीच विभाजित करती है। एक ऐसे रख देते हैं लाइन, ऐसे लाइन खींच दो, इधर रखो निर्धन और इधर रखो गैर निर्धन, हो गया। निर्धनता रेखा तो यही है ना भैया, इसके नीचे वाला है निर्धन, ऊपर वाला हो गया गैर निर्धन, है ना। बात समझे। निर्धनता का वर्गीकरण, निर्धनता के वर्गीकरण की भी कई सारी विधियां। एक विधि तो यह है कि सदा और सामान्यतः निर्धन, सदा निर्धन होता है और सामान्यतः निर्धन होता है। आपने भी देखा होगा ऐसे लोगों को। इस सामान्यतः निर्धन वर्ग में वे व्यक्ति आएंगे, सामान्यतः निर्धन वर्ग में कौन आते हैं, जिनके पास कभी कभी कुछ धन भी आ जाता है, जैसे अनियत मजदूर है। अनियत मजदूर बैठे 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 ही रहे, तब तक आ गया काम, आज काम करोगे क्या, कर लिए काम, आ गए पैसा। एक ये हो गए सामान्यतः निर्धन। इन दोनों वर्गों को मिलाकर हम चिरकालिक निर्धन नाम दे देते हैं। सदा निर्धन और सामान्यतः निर्धन, इन दोनों को हम किस श्रेणी में रखेंगे, चिरकालिक निर्धन की श्रेणी में रख देंगे। एक दूसरा वर्ग है जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन वर्ग के बीच में झूलता है। निरंतर निर्धन और गैर निर्धन के बीच में जो झूलते हैं वो कौन है, तो वो होते हैं छोटे किसान, मौसमी मजदूर होते हैं। साथ ही साथ यदाकदा निर्धन, यदाकदा निर्धन कौन है, ज्यादा समय तक तो वो धनी रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनका भाग्य साथ नहीं देता है। तो यदाकदा निर्धन में कौन आएंगे, ज्यादातर मामले में उनके पास पैसा रहता है, लेकिन कभी ऐसा मामला हो जाता है जिससे उनके पास पैसा नहीं रहता है, वो यदाकदा वाले हैं। ठीक है, कभी कभी भाग्य साथ नहीं देता, इनको हम अल्पकालिक निर्धन बोल सकते हैं। जो यदाकदा निर्धन है वो कैसे हैं, अल्पकालिक निर्धन। ठीक है, फिर इसके अलावा वे लोग जो कभी निर्धन नहीं होते हैं उनको बोलते हैं गैर निर्धन। जो कभी निर्धन नहीं होगा वो रहेगा गैर निर्धन। यहां ऊपर ये इन्होंने दिया था ना, ये वाला सदैव निर्धन, विशिष्ट कोटि और समग्र कोटि। तो सदैव और सामान्य तथा निर्धन में चिरकालिक निर्धन आते हैं, निर्धन में आते हैं। चक्रीय निर्धन, अनियमित निर्धन में अल्पकालिक निर्धन आ जाते हैं। गैर निर्धन में जो कभी निर्धन नहीं होते वो आते हैं। यहां ऊपर ही वो चीजें देख ली। ठीक है, ये हो गया। हो सकता है आपसे चिरकालिक निर्धन, यदाकदा निर्धन, सदा निर्धन, सामान्यतः निर्धन, निरंतर निर्धन, अल्पकालिक निर्धन या फिर गैर निर्धन जैसे कुछ सवाल भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है,